Good morning, all of you. Welcome back in chemistry tutorial floating Sala. Take education in rhyme because lotus flowers in slime. Today chapter is chapter number 7, the making of regional cultures. लोगों को डिस्क्राइब करने का सबसे कॉमन टर्म है लैंग्वेज, जो वो बोलते हैं। हम लोग जब भी रेफर करते हैं एक पर्सन को कि वो तमिल है या उड़िया है, वो उसकी स्पीकिंग लैंग्वेज से बोलते हैं। यूजुअली कहने का मतलब है कि ही और सी स्पीक तमिल और उड़िया एंड लिव्स इन तमिलनाडु और उड़ीसा। तो अगर वो व्यक्ति, वो या लड़का हो या लड़की हो सकती है, वो तमिल या उड़िया बोलते हैं तो वो तमिलनाडु या उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। और अनदर टर्म्स जिसमें हम लोगों को एसोसिएट करते हैं प्रत्येक रीजन के, वो काइंड्स ऑफ फूड हो सकते हैं, काइंड ऑफ क्लोथ्स हो सकते हैं, काइंड्स ऑफ पोट्री, डांस, म्यूजिक, पेंटिंग्स। हम लोग ऐसा भी पाते हैं कि ये जो रीजन्स होते हैं, सेपरेटिंग रीजन्स में जनरली चेंजेस आती रहती हैं। चेंजेस होने का कारण क्या है? तो अगर कोई तमिलनाडु या उड़ीसा का पर्सन है, तो एज्यूम करते हैं कि वो कहीं और घूम के आ रहा है। मान लिया जाए कि किसी विदेश में, किसी भी कंट्री में, मान लिया जाए यूरोप गया हो या अमेरिका गया हो, उसके अलावा किसी भी रीजन में वो घूम के आ रहा हो, तो वो वहाँ के कल्चर को, वहाँ के ट्रेडिशन को और फूड को सीख कर आता है, या यूँ कहें कि एक्सपीरियंस करके आता है। और इन चीज़ों को वो यूटिलाइज करता है, इट मीन्स यूज करता है अपनी कंट्री में। तो लोकल ट्रेडिशन पर क्या होता है कि ये चीज़ें इंटरमिक्स हो जाती हैं, और ये चीज़ें हमारे यहाँ इंडिया में हिस्टोरिकल पीरियड से चल रही हैं, चाहे हम एंशिएंट की बात करें या मेडाइवल की बात करें या मॉडर्न की बात करें। तो कहने का मतलब है कि अदर पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट की जो रीजनल चीज़ें हैं या लोकल चीज़ें हैं, वो एक दूसरे से इंटरमिक्स्ड है। उसके अलावा हम बात करें कुछ ट्रेडिशनल जो स्पेसिफिक रीजन की चीज़ें होती हैं, और ये सिमिलर हो चुकी हैं कि के एरियाज़ में आज से ही नहीं, पुराने समय से ही पसंद किए जाते हैं। उसके अलावा विदेश की जो चीज़ें हैं, जैसे कि विदेश का जो खाना है, क्लोथ है, डांस है, म्यूजिक है या पेंटिंग है, या फिर हमारे यहाँ के भी जो डांस, म्यूजिक और पेंटिंग्स हैं, ये चीज़ें भी बाहर के देशों में पसंद की जाती हैं। तो कहने का मतलब है कि ये हिस्टोरिकल टाइम से चल रहा है कि हम लोग जो है मेनली डिस्क्राइब तो करते हैं कि जो जिस रीजन का है वहाँ का वो लैंग्वेज बोलता है, बट खान पान की बात करें, कपड़ों की बात करें, डांस की बात करें, पोइट्री की बात करें, म्यूजिक की बात करें या पेंटिंग की बात करें, तो वो आज हमारे यहाँ इंटरमिक्स्ड हो चुकी हैं। मतलब कि हम दूसरों का एक्सेप्ट कर चुके हैं और दूसरे हमारे रीजन का एक्सेप्ट कर चुके हैं। द चेरास एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसके कि लैंग्वेज और रीजन के बीच क्या कनेक्शन होता है। तो बात करें हम चेरा किंगडम ऑफ महोदयपुरम की। ये स्टैब्लिश्ड हुआ था 9th सेंचुरी में, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला, और जो कि प्रेजेंट डे केरला में एग्जिस्ट करता है। मलयालम जो कि वहाँ के एरियाज में वो एरिया में, तो वहाँ के रूलर्स ने मलयालम लैंग्वेज को स्क्रिप्ट को अपने इंस्क्रिप्शन में जगह दी। यहाँ तक कि ये एक एग्जांपल हो सकता है रीजनल लैंग्वेज जो होते हैं इन ऑफिशियल रिकॉर्ड
इस सब कॉन्टिनेंट के रखे गए हैं, मतलब ऑफिशियल रिकॉर्ड में। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं चेराज जो हैं इन्होंने मलयालम लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया। अपने स्क्रिप्शन में इसके एविडेंस को रख के या ऑफिशियल रिकॉर्ड रख के। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अर्ली केरला इंस्क्रिप्शन कंपोज्ड इन मलयालम। तो उसी समय सेम टाइम में चेराज ने ड्रॉ किया अपॉन सांस्कृतिक ट्रेडिशंस को। तो टेम्पल, थिएटर ऑफ केरला जो कि ट्रेस्ड थे उस पीरियड के दौरान, तो उस समय के दौरान स्टोरी बोरो किए गए संस्कृत इपिक्स से। पहला जो लिटरेरी वर्क था मलयालम लैंग्वेज में वो 12th सेंचुरी में लिखा गया और ये डायरेक्टली इंडेप्टेड टू संस्कृत। और 14th सेंचुरी के एक टेक्स्ट में जिसका नाम है लीला तिलकम, ये बताता है फ्रेंड्स कि इसमें जो ग्रामर और पोइटिक्स जो है वो मनी प्रवेलम में कंपोज किए गए हैं। ये लिटरली डायमंड्स एंड कोरल्स को रेफर करते हैं टू द टू लैंग्वेज संस्कृत एंड द रीजनल लैंग्वेज, जो कि दो लैंग्वेज को रेफर करते हैं, एक संस्कृत को और एक रीजनल लैंग्वेज को। तो बात करें फ्रेंड्स लीला तिलकम की, तो ये मनी प्रवेलम लिटरेरी सोर्स है और इसमें ग्रामर और पोएटिक्स कंपोज किए गए हैं इस लैंग्वेज में। और ये डायमंड्स एंड कोरल्स को रेफर करता है जो दो लैंग्वेज में है, एक संस्कृत लैंग्वेज में और एक रीजनल लैंग्वेज में है। रूलर्स, रिलीजियस ट्रेडिशंस एंड द जगन्नाथ कल्ट। तो बात करें अदर रीजन्स की, तो रीजनल कल्चर्स जो थे ये रिलीजियस ट्रेडिशन के अराउंड ग्रो कर रहे थे। इसका बेस्ट एग्जांपल है प्रोसेस इज़ द कल्ट ऑफ जगन्नाथ। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम ले सकते हैं जगन्नाथ कल्ट के बारे में। इसका जो लिटरली लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, जगन्नाथ का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, जो कि विष्णु को रेफर करता है, विष्णु के नाम, विष्णु के बारे में बताता है। पुरी में इन्हें जगन्नाथ के नाम से जाना जाता है, पुरी उड़ीसा। टू डेट द लोकल ट्राइबल पीपल मेक द वुडन इमेज ऑफ द डेटी। इस दिन वो लोग क्या, मतलब इसके लिए वो क्या करते हैं कि वुडन इमेज बनाते हैं। और जगन्नाथ ओरिजिनली उड़ीसा के लोकल गॉड थे पुरी के, बाद में इन्हें आइडेंटिफाई किया गया विष्णु के रूप में। तो बातें ये थी कि जो रूलर्स थे और उनके जो रिलीजियस ट्रेडिशन थे, ये चीज़ें अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे जगन्नाथ कल्ट को लें तो जगन्नाथ का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। और बात करें कि ये विष्णु को रेफर किया गया, लेकिन सच्चाई यही है कि ये लोकल ट्राइबल वुडन इमेज बनाते थे इन डेटीज़ के, और उसके अलावा इन्हें लोकल गॉड ही समझा जाता था। और बाद में इन्हें क्या किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है विष्णु के लिए, मतलब विष्णु के नाम से। जिस तरीके से मैंने फ्रेंड्स आप लोगों को विट्ठल के बारे में बताया था, उसके अलावा हमने जब भक्ति मोमेंट पढ़ा था तो अलवार और नैनार सेंट के बारे में पढ़ा था। तो फ्रेंड्स अक्सर ऐसा ही होता आया कि लोग लोकल रीजन से बिलोंग करने थे और उनके अपने अपने एक पार्टिकुलर गॉड होते थे, जिन्हें जनरली दुर्गा, शिवा या फिर विष्णु के रूप में आइडेंटिफाई करते हुए लोगों को एक जगह, मतलब कि कहीं ना कहीं मिलाने की कोशिश की गई। तो फ्रेंड्स हम बात करेंगे बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की। पाल्म लीफ पर बना हुआ मैन्यूस्क्रिप्ट है जो उड़ीसा का है, आप फिगर में फ्रेंड्स देख सकते हैं। ये रहा पाल्म लीफ पर बना हुआ
जगन्नाथ का, उसके अलावा सुभद्र का और बालभद्र का इमेज है फ्रेंड्स। और ये एक मैन्युस्क्रिप्ट में पाल्म लीफ पर बना हुआ है। अब हम बात करते हैं 12th सेंचुरी की। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर उभर के सामने आएंगे जिनका जो गंग डायनेस्टी के होंगे। इनका नाम होगा अनंतवर्मन। अनंतवर्मन ने डिसाइड किया कि वो पुरुषोत्तम जगन्नाथ का एक टेम्पल पुरी में बनवाएंगे। तो सब्सिक्वेंटली होता ये है कि 1230 में एक किंग और सामने आएंगे जिनका नाम होगा अनंग भीम थ्री। अनंग भीम थर्ड जो होंगे ये डेडिकेट करेंगे अपने किंगडम को टू द डेटी और प्रोक्लेम करेंगे खुद को कि मैं गॉड का डेप्यूटी हूँ। अब बात करते हैं फ्रेंड्स टेम्पल की वैल्यूज़ के बारे में। इन एंशियंट इंडिया से हम ये जानते हैं और देखते आ रहे हैं कि जो सेंटर होता था किसी भी रूलिंग डायनेस्टी का, उसका पिलग्रिमेज होता था। क्योंकि ये लोग एज अ वेल्थ उसे शो करते थे, अपनी प्रोस्पैरिटी को दिखाने के लिए वे लोग टेम्पल बनाते थे, जो भी रूलर्स होते थे। और सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स जो होंगे ये भी धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो जो कुछ भी कन्क्वायर्ड होगा उड़ीसा में, जैसे कि मुगल्स आएंगे या मराठा आएंगे या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी, तो हम ये देख पाएंगे कि जो भी आएंगे वो सबसे पहले कंट्रोल करना चाहेंगे टेम्पल पर। क्योंकि फ्रेंड्स मैंने पहले ही कहा कि टेम्पल पर कंट्रोल करने का सबसे बड़ा रीज़न यही होता था कि जब भी कोई राजा जब उस रीजन में उस ड्यूरेशन ऑफ टाइम के दौरान जब रूल कर रहे होते हैं तो उन पर इन्वेड करने वाले सबसे पहले मंदिरों को ही क्यों टारगेट करते हैं। तो मंदिरों को टारगेट करने का रीजन ये होता था कि राजा अपनी प्रोस्पैरिटी को शो करने के लिए टेम्पल्स बनवाते थे। उसके अलावा सोशल और पॉलिटिकल मैटर को भी जिस कारण से धीरे धीरे बढ़ावा मिलने लगा। और ये लोग कंट्रोल करने के बाद यही शो करने की कोशिश करते थे कि रूलर्स जो मतलब रूल करना चाहते हैं वो क्या करेंगे, इन्वेड करेंगे। तो मतलब मंदिरों को कंट्रोल इसलिए करते थे ताकि लोकल लोग जो हों वो उनके रूल को एक्सेप्ट कर ले। राजपूत एंड ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म 19th सेंचुरी में जो रीजन्स थे ये कंस्टिट्यूट करते थे ज़्यादातर प्रेजेंट डे राजस्थान को। ये राजपूताना बताया गया है ब्रिटिशर्स के द्वारा। जबकि हम बात करें ये कि सजेस्ट करते थे कि ये जो एरिया था राजपूताना ये केवल मतलब इसमें राजपूत ही एग्जिस्ट करते होंगे या रहते होंगे। तो फ्रेंड्स ये केवल ऐसा नहीं था कि ये पार्टली ट्रू था, वहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स थे जो कि आइडेंटिफाई करते थे खुद को राजपूत के रूप में। और बहुत सारे एरिया में जैसे नदर्न एंड सेंट्रल इंडिया की बात करें तो हम ये बातें ऑफ कोर्स कह सकते हैं कि जो लोग थे वहाँ अदर देन राजपूतों के अलावा वो राजस्थान में रहते थे। जबकि राजपूत्स जो थे प्राय रिकॉग्नाइज करते थे एज कंट्रीब्यूटिंग टू द डिस्टिंक्टिव कल्चर ऑफ राजस्थान। तो ये यहाँ के डिस्टिंक्टिव कल्चर को मतलब ऐसा कह सकते हैं कि प्रेजेंट करते थे जो राजपूत्स होते थे। जो रूलर्स के कल्चरल ट्रेडिशंस होते थे वो मेनली उनके आइडियल्स और एस्पिरेशन से लिंक्ड होते थे। बात करें अगर हम 8th सेंचुरी की तो मोस्ट ऑफ द तो राजस्थान का मोस्टली पार्ट राजपूत फैमिली के द्वारा रूल किया जाता था। जिसमें हम बात करेंगे एक पृथ्वीराज चौहान की, जो चैप्टर 2 में हमने ऑलरेडी इनके बारे में पढ़ा है। पृथ्वीराज चौहान भी एक राजपूत रूलर थे
जो चाहमान या चौहान डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। राजपूतों को आइडियल या हीरो के रूप में मेनली रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि राजपूत जो थे, अगर बैटलफील्ड में एक बार उतर गए तो युद्ध लड़के या तो वो जीत लें या तो खुद मरना एक्सेप्ट करते थे। ऐसे होते थे राजपूत फ्रेंड। तो मतलब राजस्थान में उस समय के, जैसे कि मतलब आइडेंटिफाई करते हैं। तो स्टोरीज जो है राजपूत्स की या हीरोज वर रिकॉर्डेड इन द पोएम्स एंड सॉन्ग्स, जैसा कि और इसी के अकॉर्डिंग पोएम्स और सॉन्ग्स को भी रिकॉर्ड किया जाता था, जो कि रिसाइटेड थे बाय स्पेशली ट्रेंड मिन्स्ट्रेल्स। तो फ्रेंड्स, हम ये पाएंगे कि राजपूत्स जो होते थे, जो राजस्थान के मोस्टली पार्ट में रूल करते थे, वो अगर एक बार बैटलफील्ड में जाते थे यानी कि युद्ध के मैदान में, तो हारने से अच्छा वो डेथ डेथ को एक्सेप्ट करते थे, या फिर अगर वो विनर हैं तो फिर तो वो विनर होते ही थे। इसीलिए उन्हें आइडियल और एक हीरो के फॉर्म में मेनली रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके अलावा स्टोरीज हो, पोएम हो, सॉन्ग्स हो, इसमें इनकी वीरता का बखान किया जाता है, यानी कि इनके वेरियरनेस को, यानी कि ये कितने बड़े वीर होते थे, इसके बारे में बताया जाता था। और मेनली इन्हें हीरोज़ के रूप में रेफ़र करके अदर को इंस्पायर करने वाली बात होती थी। जैसे हम अगर एग्ज़ाम्पल लें ऑर्डिनरी पीपल की, ये अट्रैक्टेड थे इनकी कहानियों से काफ़ी ज़्यादा, जो कि प्रायः डिपिक्ट की जाती थी ड्रामेटिक सिचुएशंस में। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग इमोशंस में, लॉयल्टी पर, फ्रेंडशिप में, लव में, वेलर में या एंगर में एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, उनकी मेमोरी रखने के लिए, तो ये जो राजपूत होते थे, इनके हीरोइस्टिक फीलिंग्स को शो करने के लिए और लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, ऑर्डिनरी पीपल्स को, इनके ऊपर पोएम्स तो लिखे जाते थे, उन्हें गाया जाता था, सॉन्ग्स को गाया जाता था, या फिर इनके ऊपर ड्रामास भी किए जाते थे, जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती थी, लोगों को ये दिखाने के लिए, मतलब मेनली प्रेज़ करने के लिए, कि राजपूत्स जो होते हैं हमेशा हमें कुछ ना कुछ, मतलब ऐसे वीरता के बारे में कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। और ऐसा भी प्रेरित किया जाता था कि ये लोग जो है बैटलफील्ड में किस तरीके से लड़ते हैं, या फिर ये विजेता होना पसंद करते हैं, उसके अलावे बैटलफील्ड में मर जाना पसंद करते हैं, पर हार पसंद नहीं करते। और औरतों के बारे में भी मेनली ये बताया गया है कि ये अपने जो हीरोइक हस्बैंड होते थे उन्हें फॉलो करती थी, इन बोथ जीवन में भी और मरण में भी। मतलब कि जब वो जिंदा होते थे तो भी, और जब वो मर जाते थे तो भी। मतलब कि जब वो जिंदा होते थे तो वो अपने हीरोइक हस्बैंड को, जैसे कि एक कल्चर था हमारे यहाँ, आज भी है, कि जब भी वो लोग बैटलफील्ड में जाते थे तो वाइफ जो होती थी उन्हें तिलक करती थी, उनकी आरतियाँ उतारती थी। उसके अलावा जब वो उनकी डेथ हो जाती थी तो वो सती प्रैक्टिस कर लेती थी उन्हीं के साथ, यानी कि उन्हीं की चिता पर वो उनके साथ उनके फ्यूनरल पर, मतलब फ्यूनरल पायर पर, मतलब खुद को भी जला लेती थी जब वो विधवा हो जाती थी। तो ये जो हीरोइक आइडियल्स हैं, ये प्रायः यही दिखाते हैं कि जो राजपूत्स होते थे या फिर राजपूत की जो वाइफ्स होती थी, मतलब इनसे सीखने की चीज़ें हैं और मेनली इन्हें फॉलो करने की है। कि ये जो डेथ वाली बात मैंने आपको बताई या लाइफ वाली बात मैंने आपको बताई, तो ये उनके हीरोइक फीलिंग्स को या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, आप फ्रेंड देख सकते हैं वेरियस रीजन्स जिसके बारे में चैप्टर में बताया गया है। जैसे राजस्थान की बात करें, उसके अलावे उड़ीसा की बात करें,
उसके अलावा आप देख सकते हैं हमने बंगाल की भी बात की थी। तो वो सारे रीजन जो कि जिसके बारे में डिस्कस किए गए हैं वो फ्रेंड्स इस मैप में दिखाए गए हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर्स द स्टोरी ऑफ कथक। तो फ्रेंड्स कथक की जब बात आएगी तो सबसे पहले इसे टर्म किया जाएगा डिराइव करने के लिए कथा। तो फ्रेंड्स कथा जो कि एक संस्कृत का वर्ड है एंड द अदर लैंग्वेज फॉर स्टोरी। कथक मेनली फ्रेंड्स कथक जो थे वो स्टोरी टेलर्स कास्ट था एक फ्रेंड्स। और ये जो स्टोरी टेलर कास्ट थी टेम्पल ऑफ नॉर्थ इंडिया में ऐसा होता था कि ये जो कथक कास्ट थी ये स्टोरी सुनाने का काम करती थी। और कथा का भी मतलब फ्रेंड्स स्टोरी होता है। कथा एक संस्कृत वर्ड है और उसके अलावा कथक जो वर्ड आया है वो कथा से ही आया है। और मैंने पहले ही कहा फ्रेंड्स कि ये जो कथक है ये स्टोरी टेलर थे। मेनली एक कास्ट का नाम है जो नॉर्थ इंडिया में एग्जिस्ट करती थी। धीरे धीरे हम ये देखेंगे कि कथक जो होगा हीरोइक ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये डांस फॉर्म में बाद में उभर कर सामने आएगा। कथक को एसोसिएट किया जाता है नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे पार्ट में। इस कथक की शुरुआत 15 से 16 सेंचुरी के दौरान हुई थी और ये भक्ति मूवमेंट में भी दिखाई देगा फ्रेंड्स। तो हमारे जो लेजेंड्स होंगे राधा कृष्णा इन्हें इनैक्ट करने के लिए जो फॉल्क प्लेयर्स होंगे जिन्हें रास लीला कहा जाता है जो कि कंबाइंड होकर के फॉल्क डांस करते थे। और बेसिक गेस्चर्स जो होते थे कथक के कथक स्टोरी टेलर्स के वो लोग मतलब ऐसे फॉल्क डांस भी करते थे और उसके अलावे स्टोरी टेलिंग करने का काम भी करते थे जो कथक कास्ट के लोग ही रहा करते थे। और कथक जो थी मैंने पहले ही कहा फ्रेंड्स कि ये 15 to 16 सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी। और इस पर धीरे धीरे क्या होने लगा डांस परफॉर्म किया जाने लगा था। और इसीलिए कथक को एज ए डांस नेम के रूप में रेफर किया गया। यानी कि अब हम कथक एक डांस के रूप में जानते हैं जो कि हीरोइक ट्रेडिशंस को शो करता है। मुगलों के दौरान कथक जो था परफॉर्म किया जाता था मुगलों के कोर्ट में। एक्वायर करते थे ये लोग प्रेजेंट फीचर्स को। डेवलप था इनटू अ फॉर्म ऑफ डांस और उस समय ये एक डांस फॉर्म के रूप में ही डेवलप था जैसा कि मैंने आपको फ्रेंड्स पहले ही बताया। तो ये जो डेवलपमेंट थी इसमें दो ट्रेडिशन थे। एक ट्रेडिशंस मतलब ये घराना कहा जाता था। और मेनली क्या होता था कि ये लोग ये जो कोर्ट होता था राजस्थान जयपुर या अदर लखनऊ की हम बात करें तो इनके अंतर्गत जैसे कि वाजिद अली शाह जो थे पैट्रोनेज ऑफ वाजिद अली शाह और लास्ट नवाब थे ये अवध के। इन्होंने क्या किया एक मेजर आर्ट फॉर्म के रूप में इसे ग्रो किया। बाद में हम देखेंगे कि ये जो थर्ड क्वार्टर जो आएगा 19th सेंचुरी का ये फार्मली इंट्रेंच करेंगे इस कथक को एज ए डांस फॉर्म ना कि केवल दो रीजन के रूप में इसे दिखाया जाएगा। तो एडजॉइनिंग एरियाज जो थे प्रेजेंट डे में जैसे पंजाब है हरियाणा है जम्मू एंड कश्मीर है। तो फ्रेंड्स बातें ये थी कि मैंने कहा कि मुग़ल एम्परर जो था ये अपने कोर्ट में उनके नोबल्स के द्वारा ये परफॉर्म किया जाता था कथक। और ये बाद में धीरे धीरे डांस फॉर्म के रूप में डेवलप हुआ। और इसमें दो घराने थे एक का नाम एक जो कि राजस्थान जयपुर का और दूसरा लखनऊ।
और ये पेट्रोनेस किसके थे? तो वाजिद अली शाह, जो अवध के आखिरी नवाब थे। और 19th सेंचुरी में हम ये पाएंगे कि ये दोनों रीजन्स हैं मेनली, ये डांस फॉर्म तो इसमें इंट्रेंच्ड होगा ही, उसके अलावे इसमें और भी रीजन्स आएंगे, जैसे प्रेजेंट डे में आज का पंजाब का एरिया है, हरियाणा का एरिया है और जम्मू कश्मीर का एरिया है, और बिहार और मध्य प्रदेश में भी होंगे। इस डांस फॉर्म को मतलब इतने जगहों पर मेनली लोग इंटरटेनमेंट के लिए देखा करेंगे। उसके अलावे अब बात करेंगे इस डांस फॉर्म में, तो इंटरटेन तो किया ही जाता था, लेकिन मेनली मैंने ये बात भी कहा फ्रेंड्स कि ये हीरोइक ट्रेडिशंस को मेनली शो करने के लिए ऐसा किया जाता था, मतलब इस डांस फॉर्म को। और धीरे धीरे इसका रीजन बढ़ता चला जाएगा डांस फॉर्म का, कथक डांस फॉर्म का। तो अब ये जोर देते थे कथक डांस में रैपिड फुटवर्क में, इलेबोरेट करते थे कॉस्ट्यूम्स को, एज वेल एज ऑन द इनैक्टमेंट ऑफ स्टोरी, स्टोरी के अकॉर्डिंग मतलब इनका कॉस्ट्यूम होता था। और इसमें फुट वर्क का मतलब रैपिड फुट वर्क, यानी कि पैरों को तेजी से चलाना होता था। कथक जो होता है, कथक मेनली लाइक सर्वल अदर कल्चरल प्रैक्टिसेस, इसमें और भी अदर कल्चर ने भी इसे प्रैक्टिस करना बाद में शुरू कर दिया। जैसे डिसफेवर करते थे ज़्यादातर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर, इसे डिसफेवर किया करते थे 19th to 20th सेंचुरी के दौरान। हाल सर फिर भी ये जो कथक डांस फॉर्म था ये कंटिन्यूसली सरवाइव करता रहा, और इसे मेनली कोटियंस जो होते थे, कोटियंस के द्वारा परफॉर्म किया जाता था, और इसे रिकॉग्नाइज किया जाता था एज वन ऑफ द 6 क्लासिकल फॉर्म। इसे 6 क्लासिकल फॉर्म के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता था ऑफ डांस इन द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब आज़ादी के बाद हम पाएंगे कि ये छठा क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांस बन जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी इसी चैप्टर में पार्ट 2 के साथ। ओके, थैंक यू।